नमस्कार। जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय। आज भाषा विज्ञान से हम लोग बात करेंगे। तो भाषा के जो अभिलक्षण है या भाषा के जो लक्षण जिसको हम कहें, तो कि भाषा में कहे कि हम कि देखिए कि भाषा के जो मुख्य लक्षण क्या हैं, उसमें हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि भाषा की विशेषताएं और भाषा के जो लक्षण, तो यहाँ भाषा के जो वो आखिर क्या है भाषा, उनके जो अभिलक्षण, जैसे कविता क्या है, कविता किसे कहते हैं, उसी तरह से भाषा किसे कहते हैं, वही आप देखेंगे कि भाषा की जो वैज्ञानिक अर्थ है, किस तरह से भाव अभिव्यक्ति के जो समस्त साधन है, वो भाषा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाती है। भाषा पशु पक्षियों की भाषा, अर्थात संस्कृत के टीकाकारों द्वारा जो इति भाषा याद द्वारा जो अभिप्रेत भाषा में सर्वत्र एक ही भाव छिपा हुआ है, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या अपनी इच्छा जो प्रकट करता है, यह भाषा शब्द का बहुत व्यापक अर्थ प्रयोग है। हाँ, मनुष्य या अन्य तीनों के भावों को कभी कभी ध्वन्यात्मक भाषा न होने पर भी संकेतों द्वारा ही समझ लेते हैं। ऐसी दशा में भावाभिव्यक्ति के समस्त साधन भाषा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य की जो वाणी जब ऐसी ध्वनि को उच्चारण करती है जो सार्थक होती है, वे विवेचन विश्लेषण का विषय बन सकती है। उन्हीं ध्वनियों को भाषा कहा जा सकता है। जो ध्वनियाँ सार्थक शब्द निर्माण में सहायक नहीं हो सकती, वे भाषा भी सीमा में नहीं आ सकती है। तो भाषा के शब्द निर्माण में सहायक ध्वनियों को ही भाषा परिधि के अंतर्गत स्वीकार करता है। तो भाषा की इसी पर हम लोग बातें करेंगे। उनके जो अभिलक्षण है उसमें लगभग 11 पहलुओं पर, बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कि मानव मुख से निसृत। अब देखेंगे कि मानव मुख से जो निकलने वाले जो ध्वनि संकेतों की जो समष्टि अथवा अवस्था को भाषा कहती है। अब देखेंगे पशु पक्षियों की बोलियों, उनकी अंगों का जो आदि द्वारा जो भाव प्रकाशन तथा निरर्थक ध्वनि समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसलिए सिर्फ यह मानव मुख से जो निश्रित होने वाली ध्वनि संकेतों को ही हम भाषा कहेंगे। भाव संप्रेषण का साधन दूसरा है कि भाव संप्रेषण का साधन। अब देखिए कि भाषा के अभाव में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता है। इसमें अब देखेंगे कि हम स्वयं भी कह सकते हैं कि गूंगे व्यक्ति की चेष्टाओं के समान ये संकेत भाव प्रकाशन में सर्वथा अपर्याप्त ही रहती है। क्योंकि भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक पहुंचा सकता है। अब तीसरा देखिए, सार्थकता एवं विश्लेषणीय ध्वनि। वही ध्वनियाँ भाषा के अंतर्गत आती हैं जो सार्थक होती हैं, सार्थक शब्द निर्माण करती हैं तथा जिनका विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है। वो जो सार्थक ध्वनि उसी को कहती है जो शब्द निर्माण करती हो, जिसका विवेचन विश्लेषण किया जा सके। अगला कहे कि निश्चित ध्वनि रूप, जो भाषा की जो आवृत्ति होती है। इस कारण अब देखेंगे ध्वनि रूप में निश्चितता का होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर ध्वनियों के अर्थ बदलते रहते हैं और वे एक निश्चित प्रयोजन की अवधि न कर सकने के कारण भाषा नहीं कही जा सकती है। क्योंकि निश्चित ध्वनि रूप होना आवश्यक है ये भाषा के लिए। पूर्व निर्धारित अर्थ कहे तो भाषा के अंतर्गत जो आने वाली ध्वनि का जो अर्थ परंपरागत होता है। तो उदाहरण के रूप में देखिए कि जैसे काम शब्द के लिए संस्कृत और हिंदी में इस शब्द को का अर्थ एक निश्चित रूप से स्वीकृत है, कार्य अथवा इच्छा। परंतु अंग्रेजी में यह ध्वनि काम एक भिन्न जो है CALM जिसको कहते काम, लेकिन वो शांत की प्रतीत कराती है। तो यह कहे स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं काम शब्द का अर्थ व्यवहारिक परंपरा के अनुसार ही गृहीत हो सकता है। क्योंकि काम शब्द हिंदी और संस्कृत की बात करें तो या तो कार्य या फिर जो काम की जो इच्छा होती है उस पर यहाँ बातें होती है। अगला जिसको हम कहें सामाजिकता। भाषा का उद्भव और विकास जो मनुष्य की सामाजिकता के फलस्वरूप ही होता है, हुआ भी है। क्योंकि पारस्परिक सहयोग, संपर्क
और विचार विनिमय की आकांक्षा ने ही भाषा का विकास किया है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन, संवर्धन एवं विकास करता है, क्योंकि समाज से ही भाषा का विकास संभव हो सकता है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने के लिए इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्जित संपत्ति या सांस्कृतिक संचारण, तो भाषा आप कहें कि मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से प्राप्त नहीं होता है। माँ की कोख से कोई भी व्यक्ति भाषा विशेष की संरचना व्यवस्था से अनुकूलित न होकर जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह कौन सी भाषा सीखेगा यह उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं भाषा पर निर्भर करता है। बच्चे को अनुकरण और अभ्यास के द्वारा भाषा सीखनी पड़ती है। यदि माँ ने किसी अंग्रेज बच्चे का लालन पालन हिंदी भाषी माता पिता करे तो वह बच्चा हिंदी भाषी होगा, क्योंकि जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषा अर्जन का कार्य तो अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब अपना जीवन भर आप अन्य अन्य भाषाओं को आप सीख सकते हैं, इसीलिए अर्जित संपत्ति नहीं है, ये सांस्कृतिक संचारण है। चिर परिवर्तनशील है कि भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर नहीं है, वो अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा में यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर होता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, संस्कृत में जो हस्त शब्द जो प्राकृत में हत होकर अब हिंदी में हाथ हो गया, तो इसलिए संस्कृत का जो साहस शब्द हत्या, व्यभिचार आदि की अर्थ में प्रयुक्त होता था, हिंदी में उसका अर्थ अब हिम्मत हो गया। भाषा का शरीर कह सकते हैं प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों से बनता है जिन्हें वर्ग वर्ण कहते हैं। वर्ण के सहायक अंग हैं आँख, हाथ के इशारे, मुख विकृति, आवाज की अव्यवस्था अर्थात लड़ना इत्यादि। आप कहें दयात्मकता या दैत्य संरचना, प्रत्येक भाषा में आप देखेंगे दो प्रकार की व्यवस्थाएं अंतर्निहित होती हैं, एक ध्वनि की व्यवस्था और दूसरी अर्थ की व्यवस्था। उदाहरण के रूप में देखिए, वो पास हो गया, यह वाक्य 3 शब्दों से निर्मित है, वह, पास तथा हो गया। लेकिन इनमें से पहला जो प्राथमिक एकक निम्न द्वितीयक अथवा स्वन प्रक्रियात्मक एककों से जो निर्मित होता है, क्योंकि वह शब्द वह में नीचे हलंत लगाओ, फिर ह में हलंत लगेगा, फिर अ, क्योंकि ध्वनि में व्यंजन जो है अ के बिना, स्वर के बिना वह पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार दूसरे तीसरे में आप क्रमशः देख सकते हैं, जिससे आपका पास में प हलंत लगेगा, फिर आग की मात्रा, फिर स में हलंत, फिर अ। इस तरह से हो मतलब इसको कहे कि हो ना, या हो गया, हो मतलब ह होगा, फिर अ गया, ग हलंत, अ प्लस य प्लस आ, तब जाके गया होगा। तो इस तरह से जो है वह देखेंगे कि प्राथमिक स्तर के एककों को सार्थक बताया गया है। यह बात सभी एककों के विषय में नहीं कही जा सकती। जैसे मैंने चाहा कि मैं भी तैर लूँ, तो यहाँ भी का उतना ही अर्थ नहीं है जितना चाह का है, तथा किसी का लगभग कोई अर्थ नहीं है। इसमें आप देखेंगे यादृच्छिकता, भाषा के जो अनेक लक्षण अनुमेय होते हैं, अनुमानता। अब देखिए, संकेत व वस्तु के किसी के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, अर्थात आप कहें कि शब्द और अर्थ या ध्वनि और आप कह सकते हैं कि अर्थ का जो स्वाभाविक संबंध नहीं है। लेकिन यादृच्छिक का कहता है वो माना हुआ या इच्छागण को जो आपके मन में जो आना, तो उसमें कहे, इसलिए एक भाषा में ध्वनियों के समूह का जो एक अर्थ होता है तो दूसरे में दूसरा। हिंदी में आम का एक अर्थ है तो अरबी में दूसरा अर्थ इसका लिया जाता है, जो साधारण रूप से जो दिखते हैं। अंतिम विस्थापन, भाषा का एक विस्मयकारी लक्षण यह भी होता है कि उसके द्वारा जो है मानव वास्तविकता और एवं अवास्तविकता, तथ्य एवं कल्पना, वर्तमान, भूत, भविष्य सभी के विषय में बात कर सकता है। भाषा के विषय में भी बात भाषा के ही द्वारा की जा सकती, इसलिए इसको कहे विस्थापन, मतलब उसकी जो विस्मयकारी लक्षण होता है, क्योंकि मानव के द्वारा वास्तविकता और अवास्तविकता, तथ्य या कल्पना, वर्तमान, भूत, भविष्य सभी के विषय में
यह बात कर सकते। भाषा के संदर्भ में भी भाषा में ही बातें की जा सकती है। निष्कर्ष के रूप में यदि हम कहें तो विचार की जो अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जो ध्वनि संकेतों के व्यवहार को जो भाषा कहती है, और भाषा विज्ञान सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि भाषा का सामाजिक क्रिया वह किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं है। भाषा के मुख्यतः 4 स्कंद माने गए हैं: वक्ता, श्रोता, शब्द और अर्थ। इन चारों स्कंदों को स्पष्ट करते हुए भाषा विज्ञान का विद्यार्थी कह सकता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।